हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री के वो क्वेश्चन जो ईयर 2020 जेई मेंस के क्वेश्चन पेपर में आए थे। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है कि अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डेट विच वाज नॉट प्रपोज्ड बाय डाल्टन्स वॉच। तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो डाल्टन ने अपनी थ्योरी में नहीं दी थी, नहीं प्रपोज की थी, तो वो अपने को बताना है। चार स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट है। कहने का मतलब है कि देखो, कोई भी मैटर जो बनता है किस तरीके से बनता है, जो एटम्स एक दूसरे से कंसिस्ट होते हैं उससे मैटर बनता है। ठीक है। और एटम्स कैसे होते हैं? इंडिविजिबल। तो डाल्टन्स की थ्योरी इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम्स को ही दर्शाती थी, उसी के बारे में बात करती थी। तो पहला स्टेटमेंट कि मैटर जो है इंडिविजुअल एटम से मिलकर बने हैं, तो ये अपनी सही हो जाएगी। ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो अपनी सही है। दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं, जिसमें लिखा है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो देखो, इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं अभी बात करूं कि N2 प्लस 3H2 फॉर्म 2NH3। तो जो एटम है ना, जो एटम है इसमें क्या हुआ, जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पे N2 फॉर्म में था और ये NH3 फॉर्म में आ गया। तो ना तो क्रिएट हुआ है ना डिस्ट्रॉय हुआ है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल गया। तो इसी को बोल रहे हैं इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। ना कि डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ना क्रिएट हो रहे हैं, बस रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं। क्या कह रहा है? व्हेन गैसेस कंबाइंस और रिप्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैस आर द सेम टेम्परेचर। मतलब कि जब गैसेस कंबाइन होती हैं या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होती हैं, तो उनमें वॉल्यूम वॉल्यूम का रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर इसमें V वॉल्यूम है तो ये 3V वॉल्यूम रिएक्ट करेगा और ये 2V वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये जो चीज़ है वो डाल्टन्स ने नहीं बोली थी, ये अपना बोलता है एवोगैड्रो लॉ। ठीक है। कौन सा? एवोगैड्रो। एवोगैड्रो लॉ में ये स्टेटमेंट है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाएगी, डाल्टन्स ने प्रपोज नहीं की थी, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अमोनिया NH3 रिलीज्ड ऑन क्वांटिटिव रिएक्शन ऑफ 0.6 ग्राम यूरिया विद सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी न्यूट्रलाइज बाई। मतलब कि यूरिया को Na से रिएक्ट कराया, उसको रिएक्ट करने के बाद अपना NH3 प्रोड्यूस हो रहा है। अब NH3 को न्यूट्रलाइज करना है और उसके लिए 4 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो किस सॉल्यूशन की हेल्प से हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, NH2CO NH2 रिएक्ट करके NH3 बना रहा है। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर POAC लगाता हूँ। POAC मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, कि रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन के जितने एटम होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी रहेंगे। अब देखो इसको कैसे अप्लाई करते हैं कि NH2CO NH2 यूरिया है, यूरिया में नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, एक मोल में 2 एटम हैं, और इसके कितने मोल होंगे वो तो हमें पता नहीं है। अगर 2 मोल होंगे तो 2 इंटू 2 4 एटम हो जाएंगे, 3 मोल होंगे तो 2 इंटू 3 6 एटम हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, 2 इंटू मोल्स ऑफ यूरिया बराबर NH3 में एक ही नाइट्रोजन का एटम है एक मोल में, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ NH3। ये बात समझ में आती है? ठीक है। यहाँ से मोल्स ऑफ यूरिया निकाल लूँगा मैं। कैसे? क्योंकि मेरे को वेट पता है यूरिया का कितना था, 0.6 ग्राम। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है 60, तो ये हो गया 2 इंटू 0.6/60 बराबर 1 इंटू मोल्स ऑफ NH3। यहाँ से मेरे को मोल्स ऑफ NH3 पता पड़ गए कितने, 0.02। अब देखो 0.02 मोल्स अपने को NH3 के मिले हैं, अमोनिया के मिले हैं। अब इसी को हमको न्यूट्रलाइज करना है। हमें पता है कि अमोनिया NH3 प्लस HCl, NH3 प्लस HCl कैसे क्या बनाते हैं, NH4Cl, NH4Cl बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे कि इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 1:1 रेशो में रिएक्ट करेंगे। मतलब कि 0.02 मोल NH3 का है अगर, तो HCl का भी 0.02 मोल ही अपने को रिक्वायर्ड होगा। तो मोल्स निकालने हैं, अपने को नॉर्मेलिटी दी हुई है,
अपने को पता है, देखो HCl है, HCl का n फैक्टर क्या होता है 1, है ना। कैसे कि H प्लस और Cl माइनस, तो टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कितना है 1, तो इसलिए n फैक्टर भी क्या होगा 1। अब जब n फैक्टर 1 होता है तो जो नॉर्मेलिटी होती है वही मोलरिटी भी होती है। तो मेरे को मोल्स निकालने हैं। मोल्स के मेरे को पता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, अपने को मोल्स मिलेंगे। मोलरिटी, मैं बी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मोलरिटी दी हुई है 0.2 इंटू वॉल्यूम इन लीटर, 100 ml है। 100 ml को मेरे को 1000 में लीटर में बदलना पड़ेगा, तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 100 डिवाइडेड बाई 1000 तो आएगा अपना 0.02 मोल्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये 0.02 मोल चाहिए थे और इस ऑप्शन से मेरे को 0.02 मोल मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आती है बात, तो मैं इस पर टिक कर सकता हूँ। ठीक, ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि वॉल्यूम ऑफ 0.125 मोलर AgNO3 required to quantitatively precipitate chloride ions in 0.3 ग्राम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है 0.3 ग्राम, उसमें से अपने को क्या करना है, Cl माइनस मिल रहे हैं, क्लोराइड आयंस मिल रहे हैं, और AgNO3 है, उसकी मोलरिटी दी हुई है। तो कह रहा है कितना वॉल्यूम चाहिए होगा कि ये जो AgCl है पूरा प्रेसिपिटेट कर जाए। ठीक है, अब देखो AgNO3 के 1 मोल से अपने को 1 मोल Ag+ मिलता है, ठीक है, सिल्वर आयन, जबकि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के 1 मोल से अपने को 3 मोल Cl- मिलते हैं। जब पूरा प्रेसिपिटेट होने के लिए जितने Cl के मोल होंगे उतने ही Ag के मोल होने चाहिए, Ag+ के। समझ में आती है बात। Cl के मोल मैं निकाल सकता हूँ, कैसे, देखो अगर मैं इस कंपाउंड के मोल निकाल लूँ, CONH3 Cl3, इस कंपाउंड के अगर मैं मोल्स निकाल लेता हूँ तो उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों, क्योंकि इसके 1 मोल से मेरे को कितना मोल मिल रहे हैं, Cl- के 3 मोल मिल रहे हैं। तो 0.3 गिवन मास ऑफ दिस कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास जो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, ये कितने हो गए, मोल्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इंटू 3 जो Cl- के मोल्स दे देगा। मोल्स ऑफ Ag+, मैंने बताया था मोल्स क्या होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलरिटी दी हुई है 0.125 इंटू वॉल्यूम इन लीटर, कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 0.0269 लीटर, और ये हो जाएगा ml में 26.9, क्योंकि ml में पूछ रहा था, तो अपना एंटर योर आंसर में लिख देंगे 26.9। ठीक है, ये हो गया अपना करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर है कि फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का मतलब होता है FeSO4.7H2O। FeSO4.7H2O, ये क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट इज यूज टू फोर्टिफाई फूड विद आयरन। मतलब कि किसी फूड में आयरन डालने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो द अमाउंट ऑफ द सॉल्ट रिक्वायर्ड टू अचीव 10 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ आयरन इन 100 kg ऑफ व्हीट, मतलब 100 किलोग्राम गेहूँ है, उसमें 10 ppm ऑफ आयरन करना है, तो कितना सोल्ट, ये जो फेरस सल्फेट है कितना चाहिए होगा। देखो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला अपने को, आयरन हमने को निकालना है, तो मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय मास ऑफ व्हीट इंटू 10⁶, तो पार्ट्स पर मिलियन ऑफ आयरन निकल जाएगा। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ आयरन अपने को दे रखे हैं कितने, 10। 10 इक्वल टू वेट जो हमें पता नहीं है, आयरन का वेट कितना होगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ व्हीट 100 kg है, तो इसको पहले ग्राम में बदल लेंगे, क्योंकि मास अपने को आयरन का ग्राम में ही चाहिए। ठीक है, 100 इंटू 10⁻³ और ये 10⁶, ये पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला है। यहाँ से वेट ऑफ आयरन आ गया 1 ग्राम। कहने का मतलब है कि मेरे को 1 ग्राम आयरन चाहिए, 1 ग्राम आयरन चाहिए, लेकिन अपने को क्या निकालना था, अमाउंट ऑफ सोल्ट रिक्वायर्ड। तो सोल्ट से अपने को 1 ग्राम आयरन कैसे मिलेगा। अब देखो FeSO4.7H2O ये सोल्ट है, इस सोल्ट के मतलब इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है कितना है अपना 277.85। ठीक है, 277.85 ग्राम में जो आयरन है वो कितना है 55.85। कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ कि 55.85 ग्राम आयरन प्रेजेंट इन दिस मच ऑफ सोल्ट, लेकिन अपने को कितना चाहिए 1 ग्राम आयरन। तो 1 ग्राम कितने में होगा, सिंपल अपना क्या करना है, यूनिटरी मेथड
और डिवाइड कर देंगे 55.85 से, अपना आ गया 4.97 ग्राम। मतलब कि 4.97 ग्राम इस सोल्ट का अपने को चाहिए होगा ताकि हम उस फूड को जो 100 kg वेट है उसमें 10 ppm आयरन का से फोर्टिफाई कर सकें। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना 4.97। ठीक है, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में है अपना द हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस के ऊपर है अपना क्वेश्चन। द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल कंटेनिंग 10⁻³ मोलर MgSO4 एक्सप्रेस एच CaCO3 इक्वलेंट इन ppm इज। ये कह रहे हैं कि MgSO4 में 10⁻³ मोलर MgSO4 है सैंपल में, लेकिन अपने को क्या करना है, हार्डनेस ऑफ वाटर कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ CaCO3। ठीक है, CaCO3 के टर्म्स में हार्डनेस ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अपने को इसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के बारे में पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट जितने MgSO4 के इक्विवेलेंट होंगे उतने ही CaCO3 के इक्विवेलेंट अपने को करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। अब देखो 10⁻³ मोलर MgSO4 का मतलब क्या होता है कि 10⁻³ मोलर MgSO4 का मतलब है कि 10⁻³ मोल MgSO4 इन 1 लीटर वाटर, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे, वाटर ही है, उसमें थोड़ा सा MgSO4 की इम्प्योरिटीज है जिसकी वजह से अपना हार्डनेस हो रही है वाटर में। ठीक, अच्छा देखो अब इक्विवेलेंट ऑफ MgSO4 में आ जाओ। इक्विवेलेंट्स क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इस पे चार्ज कितना +2, यहाँ पे -2, तो 2 हो गया एन फैक्टर। मोल अपने को पता है कितना 10⁻³ इंटू 2। CaCO3 का मोल्स नहीं पता, इंटू एन फैक्टर इसका भी 2 ही है क्योंकि इस पर भी +2 चार्ज रहता है और -2 चार्ज रहता है। तो मोल्स ऑफ CaCO3 इंटू 2। CaCO3 के मोल्स कितने आ गए अपने 10⁻³ ठीक है, अपने को मोल्स पता पड़ गए, लेकिन वेट पता करना है ताकि हम फिर ppm निकाल पाएँ, पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन निकाल पाएँ। वेट कितना हो जाएगा, मोल्स पता पड़ गए 10⁻³, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू 10⁻³ हम लिख सकते हैं। वेट अपने को पता नहीं है, वही निकालना है। मोलर मास अपने को पता है 100 होता है, वेट हो गया अपना 10⁻⁻1 ग्राम। अच्छा, पार्ट्स पर मिलियन का मैंने फॉर्मूला बताया था कि जिसका निकालना होता है, जैसे यहाँ पे किसका CaCO3 का, उसका वेट ऊपर रखो और टोटल वेट ऑफ द वाटर मतलब कितना होगा। यहाँ पे हमने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया था, लेकिन वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, तो 1 लीटर का मतलब कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। 10⁻³ इंटू 10⁻6 सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 100 ppm। ठीक है, तो हार्डनेस ऑफ द वाटर इन टर्म्स ऑफ CaCO3 कितनी हो जाएगी 100 पार्ट्स पर मिलियन। तो आंसर लिख सकते हैं कितना 100। ठीक है, बात आती है समझ में, चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में अपना है कि मोलरिटी ऑफ HNO3 इन सैंपल विच हैज डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml एंड मास परसेंटेज ऑफ 63%। मास परसेंटेज दे रखा है 63%, डेंसिटी दी हुई है 1.4 ग्राम पर ml। अपने को मोलरिटी निकालनी है HNO3 की। ठीक है, 63% मास परसेंटेज दे रखा है, इसका मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना 63 ग्राम HNO3 होगा 100 ग्राम। लेकिन अपने को क्या करना है, मोलरिटी। मोलरिटी में अपने को सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए होता है, तो मेरे को ये जो सॉल्यूशन का वेट है ना, इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। मास है 100 ग्राम, डेंसिटी दी हुई है 1.4, तो 100 अपॉन 1.4 क्या हो जाएगा ml, और इतने में क्या है 63 ग्राम HNO3। तो अपने को क्या करना है, मोलरिटी क्या होती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स होंगे HNO3 के, तो मेरे को इतने में पता पड़ गए, तो मैं 1000 ml में निकाल सकता हूँ, क्योंकि 1000 ml का मतलब क्या होता है 1 लीटर। 1 लीटर में इसका वेट कितना हो जाएगा 63/100 इंटू 100/1.4 इंटू 1000। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया हमने, तो यहाँ से अपना कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 63 इंटू 14 ग्राम। ये मास आ गया HNO3 का, लेकिन अपने को क्या चाहिए थे मोल्स। मोल्स इन 1000 ml, ताकि हम उसे मोलरिटी बोल सकें। मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 63 इंटू 14, ये लिख लिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ HNO3 जो कि दिया हुआ था 63। वैसे भी निकाल सकते हो, 16 × 48, 14 कितना हो जाएगा 62 + 1 63, कितना हो गया ये 14 मोल। अच्छा, तो
तो 1000 ml में 14 मोल है, मतलब 1 लीटर में 14 मोल है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी। तो मोलरिटी कितनी हो जाएगी, 1000 मोलर। समझ में आती है बात। चलो, तो अब ये हो गया हमारा एंड ऑफ स्लाइड। तो आई होप सबको जो अपना वीडियो है और सॉल्यूशन जो इसमें क्वेश्चन बताए हैं वो अच्छे लगे होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।